नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। हरियाणा के चुनाव के नतीजे आ गए हैं और चुनाव के नतीजे को लेकर आरोप ये लग रहे हैं कि चुनाव में बेईमानी हुई है, हेराफेरी हुई है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कल एक चुनाव आयोग को मेमोरेंडम लिखा और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बहुत धीमे गति से अपनी वेबसाइट को अपडेट कर रहा था, उसमें डेटा नहीं आ रहा था। फिर एक मसला सामने आया कि कुछ ईवीएम्स 99% चार्ज मिली, कुछ ईवीएम्स ऐसी थी जो कि 66% चार्ज मिली और उससे ऐसा लगता है कि ईवीएम्स को बदला गया है। लेकिन सवाल जो बड़ा है कि क्या हरियाणा के चुनाव में बेईमानी हुई है? और आज मैंने सोचा कि एक ऐसे शख्स से बात किया जाए जो कि देश में जो चुनावी मशीन है उसको लेकर उन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुनावी मशीन चुनाव का इलाज नहीं है, बल्कि चुनाव को बैलेट पेपर से करवाना चाहिए। तो मैंने सोचा आज सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील महमूद प्राचा से इस पर बात की जाए और हरियाणा के चुनाव के नतीजे के ठीक एक दिन बाद जब ये इंटरव्यू आएगा तो फिर लोग इसे देखेंगे, लोग समझेंगे कि आखिर महमूद प्राचा ऐसा क्यों कह रहे हैं। महमूद, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल यही है कि आपको क्या लगता है कि हरियाणा के चुनाव में पूरी तरीके से बेईमानी हुई है? शुक्रिया नीलू जी मुझसे बात करने के लिए। लेकिन हरियाणा का चुनाव ही क्या, हर एक चुनाव में बेईमानी हो रही है और वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सबसे बड़ी वजह, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अकेली वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये मशीनें ही हैं, बेईमानी और चोरी की मशीनें, जिसमें राजीव कुमार जी और चुनाव आयोग के दूसरे अधिकारी पूरी तरीके से संलिप्त हैं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी द्वारा बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करके। अब लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात दुख की यह है कि सिविल सोसाइटी ने एक नहीं तीन रिपोर्टें बना के दी, जिसमें यह साफ जाहिर होता है कि जो चुनाव आयोग है वो छोटी मोटी धांधली नहीं, बहुत बड़ी धांधली करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व। ये सिविल सोसाइटी की देवा शायम साहब की और दूसरे लोगों की, आपने भी अपने कई इंटरव्यूज मेरे से भी लिए हैं और दूसरे लोगों से भी लिए हैं और कई जर्नलिस्ट ने भी इस बारे में बहुत मुखरता से बोला है। लेकिन मैंने तो इस सारे गोरख धंधे का सब कुछ सबूत ए से लेकर जेड तक इकट्ठा करके लोकसभा के इलेक्शंस में पूरे देश के सामने रख दिया और हमने सुप्रीम कोर्ट तक में बहुत केयरफुली केस डाला। और खुशी की बात यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट से हमें एकदम डिसमिस नहीं किया गया, हमें लिबर्टी दी गई कि हम देश की दूसरी अदालतों में जाके ये वाली बात कि चुनाव आयोग इन मशीनों के द्वारा कितनी बड़ी धांधली और गड़बड़ी कर रहा है उसका हम एक्शन, लीगल एक्शन लें। वो हमने ले भी रखा है और उसमें धीरे धीरे करके देश के सामने सारी बातें आ जाएंगी। लेकिन यहां सवाल अब आरएसएस और बीजेपी का और मोदी जी और अमित शाह जी का भी नहीं है। देश की जो ऑपोजिशन पार्टीज उनके ऊपर भी देश की जनता एक जिम्मेदारी देती है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के रूप में देश की जनता के नौकर हैं और कोई भी मुख्यमंत्री देश की जनता का नौकर होता है जिसे 5 साल के लिए नौकरी दी जाती है, तो जो ऑपोजिशन होती है वो भी देश की जनता की नौकर होती है और उसको भी एक काम दिया जाता है जनता के द्वारा कि अगर जनता ने यह फैसला किया है कि अपने वोटों से बीजेपी की और आरएसएस की गवर्नमेंट्स को सब जगह से हटाना है, बल्कि उनका एक तरीके से अगर क्रूड लैंग्वेज में बोला जाए सुपड़ा साफ कराना है, तो अगर विपक्ष अपनी गलती की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से और अपने रिलैक्स्ड मोड में रहने की या किसी लालच में या दबाव में इस जनता के वोटों को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं करा पाता, तो ये विपक्ष की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है और ये जनता के साथ उतना ही बड़ा धोखा है जितना रूलिंग पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करती है। तो विपक्ष को महमूद, लेकिन जहां तक हरियाणा के चुनाव का, आपने लोकसभा के चुनाव में तो किया था, आपने सबूत भी दिए, आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन अब हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए हैं तो सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा ना कि अगर आप इस तरीके का दावा कर रहे हैं कि हरियाणा के चुनाव में बेईमानी हुई है तो फिर उसका सबूत दिखाइए। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि हरियाणा के चुनाव में बेईमानी क्यों हुई है? और उसके अगर 3-4 बिंदु हमें आप सामने रख सके तो दर्शक जब ये इंटरव्यू देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा। जी देखिए, अगर जैसे कोरोना बीमारी होती थी, उसका वायरस होता था, ठीक है, तो जब वायरस है और हम जैसे डॉक्टर्स ने बता रखा है वायरस है, तो जब
बुखार हो जाए, 102, 105, 106 बुखार हो जाए, जब कहना चाहिए हमें कोरोना हो गया, या डॉक्टर ने बता रखा है पहले से ही कि ये जो वायरस है ये इस प्रकार से आपके शरीर में जाएगा, तब कहना चाहिए। अब जो कांग्रेस पार्टी के नेता और खास तौर पे जो जयराम रमेश साहब हैं, उनके साथ एक और चीफ ऑफ द स्पोक्स पर्सन जो शायद बीजेपी के, क्या नाम है, मिस्टर खेड़ा, नहीं मिस्टर खेड़ा बैठे थे उनके साथ। हाँ, तो वो शायद चेयरमैन है मीडिया सेल के, मुझे उनका सही डेजिग्नेशन पता नहीं। तो ये दोनों बात कर रहे हैं कि अब हमें इतना तेज बुखार हो गया, क्योंकि नजर आ रहा है 99% जो ईवीएम के अंदर, जो मशीनों के अंदर जो उनका जो बैटरी है उसके अंदर 99% कैसे चार्जिंग है, वो तो खत्म हो जानी चाहिए थी। खैर वो बोल रहे हैं 60-70% तक होती है, वो भी उनको जानकारी गलत ही है, क्योंकि कभी रिसर्च की नहीं इस बारे में। अब जब चोट लग गई तो बोल रहे हैं कि जी हमें चोट लग गई और वो नजर आ रही है। ये तो पहला सिम्टम नजर आ रहा है ना। कोई तैयारी है इसको पकड़ने की कांग्रेस पार्टी की? नहीं, जीरो तैयारी है। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि मैंने इस बारे में, हरियाणा के चुनाव के बारे में भी और जम्मू कश्मीर के बारे में भी वही तैयारी कर रखी है जो लोकसभा के लिए मैंने की थी। तो उसी प्रकार से मैंने अपनी तैयारी कर रखी है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी जो सो रही थी उसने जहमत उठाई मुझ जैसे लोगों से बात करने की, या देवा शाहम साहब से बात करने की, जिन्होंने सबूत इकट्ठे किए, सारे सबूत दिए, वीडियोग्राफी तक दी दुनिया भर मेरे पास है, वीडियोग्राफी में किस प्रकार से इन मशीनों के साथ गड़बड़ की जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये साबित नहीं कर पाएगी अगले, मेरे ख्याल से आज की तारीख में मैं ये पूरी दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगले 20 साल तक भी ये साबित नहीं कर पाएगी। हाँ, लेकिन महमूद, आपने कहा कि आपने पूरी तैयारी कर ली है, तो क्या आपके पास हरियाणा में हुई बेईमानी के सबूत हैं? क्या आप पिन पॉइंटेडली बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर बेईमानी हुई है हरियाणा के चुनाव में? देखिए, मेरा ऑफिस अकेला है और मैं एक अकेला आदमी, मुझे तो कोई सपोर्ट मिल नहीं रही है ना कहीं से भी। तो मैंने अपनी चाल चल दी है। मैंने चुनाव आयोग को लिख दिया था कि इन सारी, मैं आपको बता ही देता हूं क्या है, सारी की सारी। मैं चाहती हूँ कि आप खुल के बताएं कि आपने क्या तैयारी की है, किस तरीके से सबूत जुटाए हैं, कि हरियाणा में हुई धांधली के सबूत महमूद प्राचा के हवाले से कैसे मिलेंगे। जी, उसकी मैंने तैयारी इस प्रकार से की है। पहले तो हमने लोकसभा के चुनाव में ये आदेश कोर्ट से लिए थे कि सभी चुनावों के वीडियोग्राफी होगी, और वीडियोग्राफी से ही सबूत आएंगे। और कहां से आएंगे? मतलब जो कुमार साहब हैं चीफ इलेक्शन हमारे कमिश्नर, वो क्या डीवीडी बना के या अपने कन्फेशन लेटर लिख के जयराम रमेश जी को भेजेंगे कि मैंने ये और ये गुनाह किए ऐसे? इसीलिए मैंने पहले वो ऑर्डर कराया था। उस ऑर्डर के तहत मैंने, नीलू जी, ऑलरेडी ये चिट्ठी चुनाव आयोग को लिख दी थी कि इस चुनाव में भी ये कानून का प्रावधान है, आपको सब एक इलेक्शन की वीडियोग्राफी करानी पड़ेगी। तो वो उन्होंने कराई होगी, वरना वो जेल जाएंगे। नहीं तो महमूद, जितनी भी कंस्टिट्यूएंसीज हैं हरियाणा की, यानी कि जितनी भी विधानसभा सीट्स हैं, 90 की 90 पर आपने फोटोग्राफी, उसकी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी शुरू से लेकर आखिर तक की। मैंने लिख के बता दिया कि ये बहुत बड़ा अपराध करोगे आप अगर आपने जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में मेरे पुराने आदेश के अनुसार अगर वीडियोग्राफी नहीं की। ओके, सो दिस इज कांग्रेस पार्टी के जो सोते हुए शोर है ना, ठीक है। हाँ, आई एम सेइंग दूसरा काम मैंने अब आज चिट्ठी लिख दी है चुनाव आयोग को कि मुझे अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक, मुझे सबकी 90 की 90 वीडियोग्राफी, सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज की और कश्मीर की भी 90 सीटों की वीडियोग्राफी दे दो। आई एम रेडी टू पे द मनी फॉर दैट। वो मैंने आज चिट्ठी लिख दी है। तो अब चुनाव आयोग जो है वो बंद गया है, मेरे बनाए हुए जाल में फंस गया है। तो अब कम से कम सबूत आने का कोई रास्ता तो है, वरना कांग्रेस पार्टी क्या करती। दुख की बात यह है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी और सारी ऑपोजिशन पार्टीज भी आंसरेबल है पब्लिक को, क्योंकि हम नहीं चाहते आरएसएस और बीजेपी की सरकार बने। और कांग्रेस अपनी लापरवाही से, और उधर ऊपर भी कश्मीर में भी कांग्रेस की लापरवाही से और एनसी की लापरवाही से ये इतनी सीटें भी इनकी आई हैं। तो उसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस पार्टी को। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू क्षेत्र में इतनी सीटें नहीं आ सकती थी। अब जो हम वीडियो लेंगे उसमें दिखाएंगे कैसी हेराफेरी हुई है, जैसे हमने अपने रामपुर के केस में दिखाया। तो ये है जी। हाँ, और उसके बाद जो लोग
और मैं अब मुझे नाम लेने पड़ेंगे, धीरे धीरे करके मैं सारे नाम खोलूंगा। जयराम रमेश जी तो कांग्रेस के अंदर वो सोच रखने वाले हैं जो ये कहते हैं कि ईवीएम जो सही चीज है। अब वो क्योंकि एक्सपोज एक तरीके से इतनी बड़ी एक्सपोजर हो गई कि हरियाणा में हार कैसे सकते हैं, जनता वोट दे रही है, तो अब वो अपनी गलती छुपाने के लिए या जो भी उनकी वजह रही होगी, बहुत सारे लोग तो उनको पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। आज मैंने अभी एक वीडियो देखा, जयराम रमेश जी को एक आरएसएस का स्लीपर सेल बता रहे हैं, अभी अभी मैंने वीडियो देखा, उसमें सीरीज बताई है। दूसरा योगेंद्र यादव जी, हम लोगों की और देवाशायम साहब की तो माथा तभी ठनक गया था जब इंडियन एक्सप्रेस में सेंटर स्प्रेड में 1500 वर्ड का उनका एक आर्टिकल छपा कि ईवीएम के बारे में कोई भी डिस्प्यूट करना इस वक्त देश के साथ एक तरीके से नाइंसाफी होगी, ईवीएम को अब हमें भूल जाना चाहिए। मोदी जी क्या चाहते हैं, इलेक्शन आयोग क्या चाहता है कि ये मशीनों के बारे में कोई बात ही ना करे, बस कुछ भी करना पड़े इनके बारे में बात मत करो। तो योगेंद्र यादव जी ने ये बड़ी एक आर्टिकल लिखा। फिर देवाशायम साहब ने इंडियन एक्सप्रेस में, देखिए मजेदार बात, अपना उसका काउंटर बताया कि किस प्रकार से योगेंद्र यादव जी जनता की नजरों में मुट्ठी भर भर के मिर्ची झोंक रहे हैं, इनके किसी भी बात में कोई तथ्य नहीं है। और देवाशायम जी ने खुद एक रिपोर्ट जो जारी की है उसमें ये मशीनों के बारे में काफी हद तक एकदम एक्सपोज होती है कि मशीनों से चुनाव नहीं होना चाहिए और पेपर बैलेट से ही चुनाव होना चाहिए। मैंने तो सारे सबूत ही पूरे देश के सामने रखे हुए हैं वीडियो की शक्ल में कि किस प्रकार से धांधली होती है इन मशीनों में। तो योगेंद्र यादव जी को मेरे ख्याल से, और देवाशायन जी का भी यही ख्याल है कि उनसे लिखवाया गया क्योंकि वो एक हमारा आदमी है, मतलब वो तो सरकार के विरुद्ध हम लोगों के साथ व्यक्ति है ना, तो कैसे कैसे स्लीपर सेल कहां घुसे हुए हैं और आज वो खड़े होके अब दो तरह की बात कर रहे हैं। मतलब अब वो जब एक्सपोज हो गए योगेंद्र यादव जी, तो वो आज ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मशीनों में। हाँ प्राचा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और बहुत इंटरेस्टिंग बात भी कही। आपने कहा कि जयराम रमेश कांग्रेस के अंदर एक ऐसे स्लीपर सेल हैं जिन्होंने पहले ईवीएम के फेवर में बोला और आज अपनी खाल बचाने के लिए, क्योंकि पार्टी हार गई है तो उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा, इस वजह से अपनी खाल को बचाने के लिए आज वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई इसमें गड़बड़ी है। अब 99% इन्हें नजर आई है। लोकसभा के चुनाव में 99% नजर नहीं आई थी जो सब जगह मिली है। लोकसभा के चुनाव में जो हम लोगों ने रिपोर्ट छाया की थी वो नजर नहीं आई थी। संदीप दीक्षित जी को मजबूर होके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी कि ये धांधली है इन मशीनों में, तब नजर नहीं आ रही थी। और उसके बावजूद भी इन्होंने ईवीएम को जस्टिफाई कराया। मेरे ख्याल से जो मैं अंदाजा लगा रहा हूं, राहुल गांधी जी जो है वो ही इज डेड अगेंस्ट ईवीएम। नहीं, लेकिन महमूद एक चीज मुझे आपसे समझनी है कि जो कल पॉइंट ये रेज किया कि एक कुछ जगह 99% चार्ज्ड मशीन्स मिली, कुछ जगह 66% मिली, क्या ऐसे सबूत लोकसभा के चुनाव में भी आपको मिले थे? और ये एकदम एक नया पॉइंट क्यों लग रहा है कि भाई अचानक से जो बैटरीज ईवीएम की चार्ज है उसमें डिस्पैरिटी नजर आ रही है? नहीं, ये तो खुद कांग्रेस पार्टी को मिले थे। पूछिए आप, अगर आपको इंटरव्यू दें जयराम रमेश जी तो मध्य प्रदेश के चुनाव में मिले थे। खूब आप प्रेस में देख लीजिए ना, ये तो सब पब्लिक डोमेन में बातें हैं ना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लोकसभा सब जगह मिले थे ना। और ये सबसे छोटा और क्रूड तरीका है मशीनें बदलने का। जो सबसे क्रूड तरीका है ना वोटों को चुराने का, वो ये सबसे क्रूड तरीका है। इसके अलावा क्या क्या हुआ होगा उसके बारे में तो इन्हें सपने में भी नहीं आ सकता ये। लेकिन पॉइंट मेरा कुछ और था कि जब हरियाणा में चुनाव हार गए, एंड ही इज दिस इज व्हाट आई हैव कंफर्म इंफॉर्मेशन अबाउट स्लीपर सेल की। तो मैंने रेफर किया है किसी और को, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं अभी। वो जयराम रमेश जी को आरएसएस का एजेंट बताती हुई वीडियो देखिए, उसके लिए मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं। बट व्हाट आई एम कंफर्मिंग इज ही इज वन पर्सन इन कांग्रेस पार्टी हु इज डिस्करेजिंग मिस्टर राहुल गांधी फ्रॉम raising the voice against these machines and trying to discourage him with his team of people. So ये मेरा कंफर्म न्यूज है। अब क्यों है, अब आप देख लीजिए कितना बड़ा धक्का लगेगा। और ये कोई कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। हम तो इसे इस तरह से लेते हैं ना। ये जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ये राजा महाराजा तो ये भी नहीं है ना। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की, हमने ऑपोजिशन के लोगों की जिम्मेदारी देश की जनता ने लगाई है, सिविल सोसाइटी ने लगाई है, दैट यू फाइट एंड रूट आउट बीजेपी, स्पेशली
prevent them from using these fraudulent machines, and they are not doing it, so they are answerable to us. अब ये बताइए कि अभी इस स्टेज पर जब आपके पास अभी वीडियोग्राफी का सबूत है नहीं, आपने अभी चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को, बट मिलेगा, अब वो बचेगा नहीं, मतलब चुनाव आयोग उनको छुपा नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने पहले से पेशबंदी यानी कि तैयारी कर रखी। मिलेंगे, वो मिलेंगे सबूत सारे, और विजुअल सबूत मिलेंगे। आपने कहा कि ये चिट्ठी आपने आज भेजी है चुनाव आयोग को, राइट? जी, क्योंकि वो चुनाव के फौरन बाद ही भेज सकते हैं ना। वो मैं तो कानूनी आदमी हूँ, सारी रिसर्च की है, एक एक पॉइंट टेक्निकल और लीगल के बाद ही मैं कोई कदम उठाता हूँ, वरना मोदी जी और अमित शाह जी तो मुझे फांसी की सजा नहीं दिलवा देंगे अगर मुझसे इतनी सी भी गलती हो जाएगी कहीं। और तो आपका मानना है कि ये जो धांधलेबाजी है ये दोनों राज्यों में हुई है, JNK में भी और हरियाणा में? 100%, दोनों में 100% बेईमानी हुई है, 100%। और फिर मेरी बात पे यकीन करके कोई फायदा नहीं है। वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन। मैं तो सबूत दिखाऊंगा अभी वीडियोग्राफी की शक्ल में सबको, और सारी सीटों पे दिखाऊंगा। तब हाई कमांड्स की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी और कांग्रेस की भी और दूसरी पार्टीज की भी जो है एकदम आंखें ऐसे खुल जाएंगी कि ये क्या। बट ये कॉम्प्लिसेंसी, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑफ देयर ड्यूटीज हुई या नहीं हुई ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा, तो इसका ये जनता के साथ गद्दारी है या नहीं है? महमूद, लेकिन जो पार्टीज के पोलिंग एजेंट्स थे वो क्या कर रहे थे जब, या फिर उनसे भी उनकी नजर से बचाकर ये सारा काम हो रहा है? देखिए, मैं तो इसीलिए तो वीडियो मैंने जो दिखाई वो इसलिए दिखाई ना कि कहीं भी, अब आप मुझे बता दीजिए, पहले तो हर एक बूथ पर ऑपोजिशन पार्टीज के वर्कर्स नहीं है, क्योंकि वर्कर्स को निगलेक्ट किया जाता है बड़े लेवल पे। ये खुद अपने आप में एक तरीके का अपराध है जो कि ऑपोजिशन पार्टीज करती है। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स को कितनी अच्छी तरीके से माइक्रो मैनेज किया जाता है। उनको मैं ये नहीं कहता क्योंकि इनके पास तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं दे सकते, कम से कम इज्जत तो दे सकते हैं, ये वो भी नहीं है। डिस्करेज किया जाता है, वर्कर्स को बेइज्जत किया जाता है, वो सब कर रहे हैं। तो ये देश के प्रति आंसरेबल हैं, ये अपने वर्कर्स के साथ नाइंसाफी करने के लिए। तो मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि ये सब तो इनके हाथ में है ना, इनके कैंडिडेट्स कहां सो रहे हैं? अब वो चिट्ठी लिख के मांगे ना कि हमारे वर्कर्स से कहां साइन कराए आपने बूथ वाइज, नहीं कराए होंगे, मैं जान रहा हूं ना। मैं बिना देखे बता रहा हूं कि हरियाणा में बूथ वाइज इनको फॉर्म 17C नहीं मिले होंगे, मैं गारंटी से के साथ कहता हूं। अब इसके लिए लड़ेगा कौन? पार्टी लड़ेगी ना। क्या हम 90 की 180 की 100 सीट पे जाके महमूद प्राचा लड़ेगा, या देवा शायन साहब लड़ेंगे, या दूसरे हमारे मुट्ठी भर साथी लड़ेंगे जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है? इनका काम है ना पार्टी का। अभी ये फॉर्म 17C ले, अभी तो इनको फॉर्म 17C याद ही नहीं आएगा। अब मैंने आज बोल दिया तो याद आ जाएगा। अब जाके पहले फॉर्म 17C ले, सब में धांधली नजर आ जाएगी, सब फॉर्म 17C में, मैं बता रहा हूं। तो आपको जवाब मिल जाएगा कि वर्कर्स जो हैं उनसे किस प्रकार से दबा के, डरा के। और पुलिस का राज है ना दोनों जगह, आपको पता नहीं है क्या करती है पुलिस? ये अमित शाह जी के कहने पे, चुनाव आयुक्त के कहने पे किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है वर्कर्स को और वोटर्स को। तो वो सब चीजें मैं दूंगा वीडियोग्राफी के माध्यम से, और ये जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पास सबूत मौजूद होने चाहिए फॉर्म 17C के जरिए, सब मिल जाएगा। देखो आप। नहीं तो जब ये सारे सबूत आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? क्या चुनाव काउंटर माउंट होगा? चुनाव क्या दोबारा हरियाणा में होना चाहिए? अगर बिल्कुल एक साफ सबूत दिख रहा है ना, ग्राउंड सेंटिमेंट मैच कर रहा है और कोई भी चीज अनुकूल नजर नहीं आ रही है, लेकिन जीत का सेहरा मोदी जी ने अपने सिर पर बांध लिया है कि देखिए भाई हमने चुनाव जितवाया हरियाणा का, और आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि भाई 100% बेईमानी दोनों राज्यों में हुई है, जिसको लेकर आप चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। तो क्या कहेंगे फिर? अब ये जो आगे का रास्ता है ये और कैसे खुलेगा? क्या चुनाव ये ऑपोजिशन पार्टीज के ऊपर से अब देश की जनता ये रियलाइज कर रही है कि हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, ये लोग कैपेबल नहीं साबित हो रहे हैं इन देशद्रोही ताकतों को, संविधान के विरोधी ताकतें जो है उनको हटाने में। तो अब जनता खुद अपने हाथ में लेगी। भाई हमें तो देश बचाना है ना, हमारा इससे मतलब नहीं है कि कौन व्यक्ति चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, कौन पार्टी जीत रही है। एक समूह के बारे में पूरा देश जान चुका है कि वो संविधान खत्म करना चाहते हैं। उसी लिए सबसे बड़ा माध्यम ये मशीनें हैं संविधान खत्म करने का, कि लोगों का जो लोगों को राज करने का जो तरीका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है वोट के माध्यम से, वही छीन लो। वोट किसी को पड़े, जीते कोई और, ये
सबसे बड़ा हमला है संविधान के ऊपर, इससे बड़ा कुछ नहीं है। जो लोग संविधान की बुक ले जाके दिखा रहे हैं ना, इससे बड़ा हमला कोई नहीं है देश के लोगों को। जो संवैधानिक अधिकार है अपनी सरकार, अपने नौकर चुनने का, वही छीन लिया। अब तो मशीनें चुन रही है ना, आप और मैं किसी को वोट दें, वोट जाएगा मशीनों के द्वारा किसी और को। तो ये जो है, ये सबसे बड़ा हमला है, और इसके लिए सब लोग रिलैक्स्ड मोड में है कि अब 99% जो है बैटरी चार्ज हो गई। अरे फॉर्म 17C तो देख लो अंकल, वो तो देखो पहले, तो चेक करो। ये तो आपको 5 बजे पता लग जाना चाहिए था। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उसके 3 दिन तक तो सब सो रहे थे ना। नहीं काउंटिंग का बोलिए, 3 दिन बाद काउंटिंग हुई है ना, कहाँ सो रहे थे सब लोग। लेकिन क्या कल पार्टियों ने किसी ने दावा किया कि उन्होंने अपना फॉर्म 17C लिया या नहीं लिया? जयराम रमेश तो ये ट्वीट कर रहे थे कि भाई हमें तो डेटा ही नहीं उपलब्ध हो रहा है, डेटा अपडेट ही नहीं किया जा रहा है, वो ये लिख रहे थे। ये छोटे 5 साल से छोटे बच्चे की तरह रो क्यों रहे हैं? ये कितना बड़ा अपराध है। अगर कैंडिडेट्स को डेटा उपलब्ध नहीं हो रहा है तो हमें करके रोना चाहिए जयराम रमेश जी को कि हमें नहीं दिया, टॉफी नहीं दी राजीव कुमार अंकल ने, तो रोना चाहिए ऐसे। बताओ आप मुझे, मतलब ये मैं बहुत दुखी हूं आज, इसलिए मुझे थोड़े कड़वे शब्द बोलने पड़ रहे हैं, मगर कोई भी हंसेगा ना इनके ऊपर, इनकी शक्ल देख के हंसी नहीं आती आपको? राजीव कुमार जी इनके अंकल हैं, टॉफी नहीं दी अंकल, हमें टॉफी दे दो, टॉफी दे दो। अरे वो व्यक्ति भारत के संविधान जिसकी शपथ ली है राजीव कुमार जी ने, उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप चिट्ठी लिख रहे हो उन्हें। अच्छा, अब एक और चिट्ठी लिखी है, हमें मौका दो एक्सप्लेन करने का। मतलब जयराम रमेश जी एक डेलीगेशन लेके जाएंगे किसके पास? जिसने चोरी की है। चोर के पास जाके कहेंगे, हे चोर महाशय, आपने चोरी की है, ये गलत किया है, कृपया अपनी चोरी को अनडन कर दीजिए। जो आपने सामान चुराया, कृपया हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं वो आप दे दीजिए, ऐसा होगा। प्राचा, लेकिन जो मेमोरेंडम जयराम रमेश ने लिखा था उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, ये भी तो देखिए। आप मुझे ये बताइए ना कि चोर के पास जाके बोलेगा कोई कि भाई आप चोरी कर रहे हो, ऐसे मत करो आप। ये 99% क्या मोदी जी ने जाके किया है? ये जो बदली गई हैं इनके हिसाब से मशीनें, तो क्या ये मोदी जी ने स्वयं जाके किया है? अमित शाह जी ने किया तो राजीव कुमार जी ने, और उनके अंडर जो डेपुटेशन पे सारे अधिकारी होते हैं उन्होंने किया है। तो आप चोर से जाके कह रहे हो चोरी क्यों किया, चोरी रोको, उसी ने तो की है और उसी को आप कह रहे हो कि चोरी रोको। नहीं, लेकिन सवाल इनका है कि अब इसका रियलिटी से नीलू जी कनेक्ट नहीं है, इनका कनेक्ट ही नहीं है। मोदी जी थोड़ी चुनाव करा रहे हैं, एक निष्पक्ष चुनाव आयोग है देश में, वो करा रहा है। बताओ मुझे, किसकी शिकायत लेके किसके पास जा रहे हैं? ये काम तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ने किया है, इसकी शिकायत लेके। तो अगर इनको ये वेजिटेरियन और चिट्ठीबाजी करनी है, ये चिट्ठीबाजी करनी है ना, इनको ये ढुलमुल रवैया करना है, तो राष्ट्रपति महोदय को तो करते कम से कम। मतलब इतनी तो अकल होनी चाहिए, इतनी भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है जयराम रमेश जी को ये कहना कि उनको अकल नहीं है, ये सबसे बड़ी बेवकूफी की बात होगी। सब कुछ है, ये जानबूझ के ये काम हो रहा है धोखा देने के लिए देश की जनता। नहीं, लेकिन जयराम रमेश जानबूझकर अपनी पार्टी को क्यों हरवाने में लगे हुए हैं? मैं तो ये नहीं समझ पा रही। ये तो आपको थोड़ा सा दिमाग पे अपने जोर डालना पड़ेगा। स्लीपर सेल की जो वीडियो वायरल हो रही है वो क्यों हो रही है, और उसमें एक लॉजिक बहुत अच्छा दिया है, मुझे हंसी भी आ रही है देख के। उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं, उसमें एक कॉमन फैक्टर दिया है कि मोदी जी और अमित शाह जी किसी भी अपने विरोधी को बगैर अपने जो एकदम मजबूत उनके जो कार्यकर्ता हैं, ईडी के रूप में, सीबीआई के रूप में, एनआईए के रूप में, दिल्ली स्पेशल पुलिस के रूप में, या विभिन्न पुलिसों के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, किसी ना किसी अपने सेवक को भेज देते हैं। ये जो स्लीपर सेल कांग्रेस के अंदर है, किसी ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उसके ऊपर टेस्ट ये है कि एक के ऊपर भी किसी कानूनी कार्रवाई को नहीं किया गया। जयराम रमेश जी का नंबर उसमें सबसे ऊपर लिखा। तो अब ये सोच लीजिए आप कि अगर फायदा मिल रहा हो चुनाव हार के पर्सनल, तो इसमें क्या बड़ी बात है? ऐसे तो दर्जनों एग्जाम्पल हैं। किस पार्टी के अंदर इनके लोग नहीं है जो एकदम चुनाव के बाद, अभी तो मुझे जम्मू कश्मीर की सरकार का भी बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है। ये कोई उमर अब्दुल्ला साहब ने इसीलिए एकदम बड़ा सॉफ्ट बिहेवियर अपना लिया है मोदी जी के प्रति।
लेकिन मोदी जी थोड़ी इनके झांसे में आएंगे उमर अब्दुल्ला साहब के। जम्मू कश्मीर की सरकार को बहुत बड़ा खतरा है। उमर अब्दुल्ला साहब कितनी भी साइकोफेंसी कर ले मोदी जी की, उनके तो सामने नजर आ रहा है ना कि सरकार गिरानी है। कांग्रेस के 6 जो एमएलए उनसे इस्तीफा दिलवा दें, अभी सरकार खत्म। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि आपने बड़ा दावा किया है, आप ये कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार को बहुत जल्द गिरा दिया जाएगा मोदी जी द्वारा। नहीं, मुझे साफ नजर आ रहा है, तो इसीलिए वो भी नजर आ रहा होगा उन्हें कि कितनी थिन मेजोरिटी है उनकी। 48 सीट्स ही तो है टोटल, 96। अभी तो 5 नॉमिनेट भी होने हैं, वो तो उमर अब्दुल्ला जी के कहने से करेंगे वो, है ना, या मोदी जी अपने पास से करेंगे, अब आप तय कर लीजिए। तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उन्हें कांग्रेस के कुछ जो इंडिपेंडेंट है, मुझे 90% भरोसा है कि वो उस तरफ चले ही जाएंगे सर, मुझे भरोसा है। और ये देख लीजिएगा, मेरी जो भविष्यवाणियां होती हैं कभी गलत नहीं होती। तो अब आप देखिए ना, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे चले गए कांग्रेस छोड़ के, जिनको, और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़े लंबे समय तक बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे, की पोस्ट पर रहे, वो रातों रात पाला बदला है जिन लोगों ने। ऐसे एग्जांपल्स कोई एक हैं, दर्जनों हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, कौन है, कितने कितने लोग हैं ऐसे। ये सब राहुल गांधी जी के घनिष्ठ मित्र हैं इतने। वहां महाराष्ट्र से अगर उनको लिया जाए, देवरा साहब को लेके, आरपीएन सिंह साहब को लेके, जितिन प्रसाद को लेके, ये तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी की पीठ में चाकू मारा। मतलब मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी को कम से कम 50,000 किलोवाट का झटका लगा होगा जब इन लोगों ने गद्दारी की थी। हाँ, नहीं ये बात तो हम लोग खैर इस चीज को लेकर काफी प्रोग्राम्स हमने किए कि किस तरीके से राहुल की अपनी कोटरी ने उनको छोड़ दिया। लेकिन मैं वापस उस चुनाव आयोग वाले इशू पर आ रही हूँ और हरियाणा में धांधली की बात कर रही हूँ कि क्योंकि आपने आज चिट्ठी लिखी है। लेकिन अगर मैं आपसे, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वाकई में आपके पास सबूत है इस बात का कि हरियाणा में धांधली हुई है चुनाव को लेकर, अगर वीडियोग्राफी ना भी हो तो भी आप दावा कर रहे हैं कि 100% बेईमानी हुई है, तो फिर अगर बिना वीडियोग्राफी के मैं पूछूं कि आपके पास, आप ये बात कैसे कह रहे हैं, और ये बात आपसे पूछी जाएगी कि अगर आपके पास वीडियोग्राफी आने में भी टाइम लगता है, चुनाव आयोग थोड़ा टाइम लेगा आपको वीडियोग्राफी देने में, तो उस वीडियोग्राफी के पहले क्या आप कह सकते हैं कि चुनाव में धांधली हुई है और उसके सबूत आपके पास है? मैं सीधा एक सबूत तो जयराम रमेश जी ने दे दिया मुझे, दूसरा सबूत भी जयराम रमेश जी ने दे दिया मुझे, 2 सबूत तो जयराम रमेश जी ने दे दिए। अब मैं तो इसका एक्सपर्ट हूं ना कि ये 99% जो चार्जिंग है कैसे हो गई, 70% होनी चाहिए, होनी तो 50% या 25-30% ही होनी चाहिए एक्चुअली, अगर पूरा दिन चलेगी बैटरी तो ये कैसे हो गया। तो दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमें कोई डेटा ही नहीं दे रहा है। तीसरा सबूत वो सामने ही है जो पब्लिक डोमेन में है, जो लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि डेटा में वही फर्क है जो लोकसभा के चुनाव में फर्क था, उसी प्रकार का फर्क अब फिर नजर आ रहा है। ये 3 सबूत कम है। और जो मशीनों का सबसे बड़ा यूएसपी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इट इज करेक्ट डाउन टू द लास्ट वोट, यानी कि एक एक वोट बराबरी से काउंट करना और उसका हिसाब रखना ही मशीनों को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा रीजन है। तो जो सबसे बड़ा रीजन ही ऐसे ताश के पत्तों की तरह झरझरा के गिरता है, तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। मैं तो रंगे हाथों चोरी पकड़ने वाला जो वीडियो होता है वो दिखाता हूं कि कैसे किया, जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, कोरोना वायरस के जो बुखार है, खांसी है, गले में से खांसी में से खून आ रहा है, वो तो सब ये नजर आ ही रहा है ना। और सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि कांग्रेस पार्टी महा इलेक्शन हार गई, जहां वो वेव थी एक उनकी। मुझे वैसे मेरा जो पर्सनल आकलन था, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और झारखंड में गड़बड़ करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी के ऊपर आरएसएस और जो इंटरनल योगी जी की और जो लड़ाई चल रही है ना, उसकी वजह से इतना ज्यादा इंटरनल प्रेशर था उनके पास ये चुनाव जीतने का कि उन्होंने अपना जो अस्त्र है ना कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल यहां भी कर ही लिया, जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी। तब तक क्योंकि उन्हें डर था शायद महाराष्ट्र के चुनाव तक उनकी गद्दी ना छीन ली जाए आरएसएस द्वारा या उनके विरोधियों द्वारा जो उनकी पार्टी के अंदर है। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जो मैंडेट है, ये मैंडेट केवल और केवल चुराया हुआ मैंडेट है। 100% मैं ये पूरे दावे के साथ पूरे कंफर्म करके ये बात बोल रहा हूं, जो व्यक्ति ये बात नहीं बोलेगा वो सच नहीं बोल रहा है, मैं ये बोल। Thank you so much, Mahmood, for joining on Public India. Thank you. Thank you very much for talking.